Good morning, friends. Today I am here to discuss about the interface mass transfer theories, and I have only discussed here. I will be only discuss here the theory of two film resistance theory. But before starting the theory, I have to given some glimpse about the what is the interface mass transfer. In interface mass transfer is that ki mass transfer from the bulk of the one phase of the to the interface, and movement from the one bulk of the one phase to the interface, and then from the interface to the bulk of the another phase is called the interface mass transfer. uh, Here I am showing an example, that is it is an example of sulfur dioxide, uh, that is example of absorption of sulfur dioxide from the air occurs by the water. In this case, sulfur dioxide diffuse through air and then passes through the interface between the air and water, and finally diffuse through the adjacent immiscible water phase. सो मीन्स हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, हमारे पास वो एयर में डिफ्यूज करती है, और एयर में डिफ्यूज करते हुए कहाँ तक आती है, जो एयर वाटर का हमारे पास इंटरफेस है वहाँ तक आती है, और उसके बाद वो डिफ्यूज करती है अनदर जो वाटर फेज है जिसके अंदर वो इमिसिबल है, उसके अंदर हमारे पास इस चीज़ की होता है। ये इंटरफेस मास ट्रांसफर पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास इक्विपमेंट हैं या ऑपरेशंस हैं हमारे पास, उनके अंदर हमारे पास इंटरफेस मास ट्रांसफ़र होता है। उस इंटरफेस मास, जैसे कि डिस्टिलेशन कॉलम हमारे पास एक एग्जांपल हो गया इस चीज़ के लिए। तो इंटरफेस मास ट्रांसफ़र पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास ये भी देखना है, क्योंकि डिफरेंट फेस कंसिडरेशन में है, तो हमें ये देखना है कि कितने हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट जनरेट होती हैं और किस लॉ के अकॉर्डिंग होती है। मैं इसको और थोड़े आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे पास इक्विलिब्रियम अरेंज इक्वेशंस होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर हम किसी भी चीज़ की इक्वेशंस को अगर यूज़ कर रहे हैं, किसी भी अगर इक्विपमेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं, या कोई बेसिक फिनोमिना हम लोग डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो कौन से इक्विलिब्रियम रिलेशन आपने फॉलो किए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या है कि हमारे पास ये देखना पड़ेगा कि केमिकल पोटेंशियल अगर हमारे पास कांस्टेंट है नहीं है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि केमिकली इक्विलिब्रियम में है कोई चीज़ हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास टू फेस अगर सिस्टम है, और तो हमारे पास टू फेस सिस्टम के लिए हमने कहा कि राउट्स लॉ इज द एप्लीकेबल। सो व्हाट इज द बेसिक assumption of the Raoult's law? Actually, there are two basic assumptions of the Raoult's law. Which one is called that the gas phase or the vapor phase is treated as ideal gas, and the liquid phase is treated as the ideal solution. So these are the two assumptions. इन दो assumptions के बेसिस पे आपने राउट्स लॉ लिया। अगर मैं एग्जांपल करता हूँ डिस्टिलेशन कॉलम का, तो आप डिस्टिलेशन कॉलम को मान लीजिए मैकाबे-थिल मेथड से मान लीजिए कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैकाबे-थिल के मेथड से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको उसकी ट्रे कैलकुलेशन और सब चीज़ों के लिए आपको उसका एक्स वाई प्लॉट चाहिए। अब आप उसका एक्स वाई प्लॉट कैसे लेके आएंगे? एक्स वाई प्लॉट हम लोग लेके आएंगे किस चीज़ से? हम एक्स और वाई प्लॉट लेके आते हैं कि पहले इक्विलिब्रियम रिलेशन कौन सा फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ हमने बताया कि मैं राउट्स लॉ फॉलो कर रहा हूँ, तो राउट्स लॉ के लिए आप लोग आराम से अपना एक्स वाई रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्मोडाइनमिक्स के अंदर बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट कैलकुलेशंस के अंदर हम लोग बहुत आराम से इस चीज़ को करते हैं कि हमारे पास प्रेशर और एक्स और वाई गिवन है, और हम लोग दूसरा थर्ड प्रेशर निकाल रहे होते हैं, या हमारे पास दो प्रेशर गिवन है हमारे पास, और हम लोग एक वाई गिवन है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स हम लोग उस प्रेशर के बेसिस पे, वेपर प्रेशर के बेसिस पे कैलकुलेट करते जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी आपने डिस्टिलेशन कॉलम फॉलो करते हुए राउट्स लॉ बताया, लेकिन अगर इससे आइडल बाइनरी डिस्टिलेशन कॉलम का आप डिज़ाइन कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लिक्विड फेस की आइडियलिटी को हटा देना है, यस, आई कैन रिमूव दैट। अगर मैं कह रहा हूँ कि लिक्विड फेस हमारा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, तो आप हमारे पास क्या चीज़ होगा, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी कॉफिशिएंट, गामा। तो आप उसमें क्या चीज़ करेंगे, एक्टिविटी कॉफिशिएंट कर देंगे, क्योंकि आपने किसी से कर दिया, लिक्विड फेस की आइडियलिटी को हटा दिया है। ओके, नाउ गामा कहाँ से आएगा? गामा के लिए आपने डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स मॉडल यूज़ कर रखे हैं हमारे पास। हम गामा को एक्टिविटी कोफिशिएंट को वेन्नार से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मार्गुलस से कैलकुलेट कर सकते हैं। समटाइम्स एन टी आर एल एंड यूनिफेक्ट मॉडल्स भी हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए हेल्प करते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ है कि एक्टिविटी कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक्स मॉडल यूज़ करना पड़ेगा हमें। इफ़
इफ आई सेज कि या आपकी जो गैस हमारे पास फेज था या वेपर फेज जो आपने लिया था वो भी आइडल गैस नहीं है, तो अब हमारे पास क्या होगा, देन अगेन अ फैक्टर इज इंट्रोड्यूसिंग दैट इज कॉल्ड फिगैसिटी। तब आप उसके अंदर फिगैसिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये जो रिलेशन हमारे पास लिखा है अभी वाई ए पी एक्स ए गामा ए पी ए, ये रिलेशन चेंज हो जाएगा जिसमें हमारे पास वेपर वाई ए के साथ एक टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगी दैट इज कॉल्ड फिगैसिटी, फिगैसिटी कॉफिशिएंट 5, और उस रिलेशन का नाम बन जाएगा हमारे पास गामा 5 फॉर्मुलेशन। तो मैं अगर इस चीज़ को थोड़ा सा हाई चेंज देखूँ, मैं आपको समराइज़ करने की कोशिश करूँ, तो देखिए हमारे पास इंटरफेस मास ट्रांसफ़र होता है। इंटरफेस मास ट्रांसफ़र में हमारे पास क्या हो रहा है कि बल्क से एक हमारे पास एक कंपोनेंट आ रहा है, वो अब इंटरफेस तक आएगा और फिर इंटरफेस के बाद वो दूसरे कंपोनेंट के बल्क में जो है क्या हो जाएगा हमारे पास, डिफ्यूज़ कर जाएगा। अब इस चीज़ के डिफ्यूज़न के लिए हमारे पास क्या चीज़ होनी ज़रूरी है, हमारे पास ये चीज़ होनी ज़रूरी है कि हम कौन से लॉ, इक्विलिब्रियम लॉ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी इक्विलिब्रियम पे तो हमें आना ही है ना। तो केमिकल पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट रहना कब है, कि हम ये कहेंगे इक्विलिब्रियम पे हमारे पास सिस्टम है। और इक्विलिब्रियम की इक्वेशन कहाँ से आएंगी, हमें ये बताना पड़ेगा हम कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें 3 पॉइंट को समराइज़ करता हूँ। हमने लिया राउट्स लॉ एक्स वाइज रिलेशन को जनरेट करने के लिए, लेकिन राउट्स लॉ की लिमिटेशंस हैं दैट लिक्विड फेस इज द ideal solution and gas phase is the ideal, vapor phase is the ideal gas। ओके, अब उसके बाद हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो इस एक्स वाई रिलेशन को जो कैलकुलेट करेंगे उसमें लिक्विड फेस की आइडियलिटी को हम लोग रूल्ड आउट कर देते हैं। मीन्स लिक्विड फेस हमारा आइडल नहीं है, आइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो हम लोग उसके बाद मॉडिफाइड राउल्स लॉ को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक्टिविटी कॉफिशिएंट की टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है। राइट, एक्टिविटी कॉफिशिएंट गामा इंट्रोड्यूस हो जाता है। गामा किससे कैलकुलेट होगा, कुछ थर्मोडायनेमिक्स मॉडल से। मान लीजिए मैं कहता हूँ वेनलार मॉडल से ही मैं हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, गामा निकल के आ रहा है। तो हमारे पास ये जो रिलेशन है ये ट्रू हो जाएगा मॉडिफाइड राउल्स लॉ के लिए, जिसके अंदर गैस और वेपर फेस आइडल गैस है, वेपर फेस आइडल गैस है, और हमारे पास लिक्विड फेस नॉन आइडल है, आइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करता है। लेकिन अगर ये दोनों ही आइडेंटिटी उसको हम रिमूव कर दें आइडेंटिटी को, कि जो हमारा वेपर फेस है वो भी आइडल गैस नहीं है, तो हमें यहाँ पे अपनी फिगैसिटी को कंसिडर करना पड़ेगा, और फिगैसिटी कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। और उस वक्त एक्स वाई का रिलेशन आप लोग हमारे पास क्या लेके आएंगे, एक्स वाई रिलेशन हम लोग गामा 5 फॉर्मुलेशन कहते हैं इस चीज़ को, गामा 5 फॉर्मुलेशन से हमारे पास आएगा, तो हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिगैसिटी कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, पॉइंटिंग फैक्टर से, थर्मोडायनेमिक्स। तो आपके ये जितनी भी चीज़ें आप लिंक कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप ये पढ़ रहे हैं, मास ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं, आप हीट ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं, आप फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो जब आप देखेंगे कि ये सारी जब प्रोसेस में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स हर जगह यूज़ हो रही है। हम लोग जनरली थर्मोडायनेमिक्स को बहुत आसान ले लेते हैं, मतलब कि हम छोड़ देते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें, लेकिन जब आप प्रोसेस को डिज़ाइन करने के लिए आएंगे तो थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्योंकि जिसके बेसिस पे आपका डिज़ाइन खड़ा होगा वो सारे पैरामीटर्स कहाँ से आ रहे होंगे, वो थर्मोडायनेमिक्स मॉडल से आ रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास इसी का एक चीज़ है कि मान लीजिए अगर मैं ये कहता हूँ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेनरी लॉ यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या चीज़ है हमारे पास, ये हेनरी लॉज भी आपने जब आप केमिकल इंजीनियरिंग जब से आपने पढ़नी शुरू करी है तो सबसे पहले लॉ यही पढ़े थे आपने, हेनरी लॉ, लाउड्स लॉ। बस आज हम इन चीज़ों को बता रहे हैं कि इनका यूज़ क्या है। तो इंटरफेस मास ट्रांसफर में अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास जो है ना डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, तो आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लीजिए और इक्विलिब्रियम रिलेशन हेनरी लॉ के थ्रू आएगा, और आप एक्स और वाई की कैलकुलेशन किससे करेंगे, हेनरी लॉ के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू कि व्हाट कंडीशन यू हैव एंड व्हाट इक्विलिब्रियम मॉडल यू हैव फॉलोड, accordingly their your design calculation are formed। तो उसी तरह से आपका इक्विपमेंट डिज़ाइन होगा, उसी से आपके डिज़ाइन कैलकुलेशंस होंगी और सारी चीज़ें होंगी। तो दिस इज समथिंग अबाउट द मास इंटरफेस मास ट्रांसफर एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। इंटरफेस मास ट्रांसफर क्या होता है, किस तरह से हमारे पास इक्विलिब्रियम लॉ होते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और कैसे मास ट्रांसफर इक्विपमेंट डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना एक्स वाई डायग्राम के आप एक्स डिस्लेशन कॉलम डिज़ाइन नहीं करते हैं, और एक्स वाई के लिए हमें क्या चाहिए, एक इक्विलिब्रियम मॉडल चाहिए। वो इक्विलिब्रियम मॉडल आपको, जो हमने अभी ये 3 लॉ रखे हैं जिसमें से एक लॉ मिसिंग है, सॉरी मैं गामा 5 फॉर्मुलेशन को यहाँ लिखना मिल गया, आप गामा 5 फॉर्मुलेशन को भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं और आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। सो प्लीज़ गो थ्रू वंस अगेन तो फॉर द इंटरफेस मास ट्रांसफर थ्योरी, मास ट्रांसफर कि क्या होता है और कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड टू आई एम हियर फॉर द डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।